हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर एडुकेटर एमडी हसन। वेलकम टू गीगल इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम लोग यहाँ क्लास 10 का रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लेक्चर 5 कंप्लीट कर लिया। उस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो बाबू, हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन वेलकम टू गीगल इंस्टीट्यूट। देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया है, मतलब हम लोगों नहीं, हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 7 भी हम डाल दिए हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 7 सेम बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे किस तरह से सेम है, तो इसीलिए इसको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 7 भी। तो चलो बाबू, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, हम पहले से लिख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है, एक बार यहाँ पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का, उसका एलसीएम निकालना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, दिया है एचसीएफ 306 657 इज इक्वल टू 9। तो एलसीएम 306 और 657 बराबर व्हाट। तो देखिए बाबू, हम क्या लिखे, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब दो संख्या कौन कौन है हमारे यहाँ पे, 306 और 657। तो यहाँ पे लिख दीजिए 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एचसीएफ। देखिए बाबू क्या दिए हुआ है यहाँ पे 9। तो आप देखिए 9 इंटू एलसीएम नहीं है, एलसीएम ही तो हमको निकालना है। तो आप क्या कहिए, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ 306 इंटू 657 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 9। तो इज इक्वल टू इधर क्या बच गया, एलसीएम। तो इसको चलो थोड़ा कट कर देते हैं, कट रहा है ये। तो देखिए 9 एका 9, इधर काटिए इसको। तो 9 तेया 27, 3 बचा, 9 चौके 36। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम, तो लिखिएगा यहाँ पे एलसीएम किसका बाबू, हमारा 306 और 657 इज इक्वल टू, जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 34 को 657 से, तो आपका आंसर आएगा 22,338। हम पहले से इसको कैलकुलेट कर लिए हैं, आप कैलकुलेट कर कर देख लीजिएगा। तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिएगा। तो एलसीएम निकल के आ गया ना हमारा, यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 34 को 657 से, तो आपका आएगा यहाँ पे 22,338। चलो बाबू, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 कह क्या रहा है, एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96,404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करेंगे कि वो अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम दोनों साथ निकालने। नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले एचसीएफ निकालना है, उस एचसीएफ के हेल्प से हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो किस तरह हम लोग निकालते हैं यहाँ पर देखिए। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 लिख दिया हम उत्तर। तो हम लोग पहले प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए देखिए बाबू, ये किससे कट रहा है हमारा, 2 के टेबल से। 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर कट रहा है 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर कट रही है 2 छक्के 12 और 2 तेया 6, कट गया। चलिए इसको काट कर देखते हैं, 2 के टेबल से कट रहा है, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 के टेबल से कट रहा है बाबू 2 एका 2 0, 2 एका 2। अब ये किसी के टेबल से नहीं कट रहा है, तो उसको आप इस तरह से लिख दीजिए। इसलिए 96 इज इक्वल टू बाबू 1 2 3 4 5, 2 का पावर कितना है यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे आ गया 3। और बाबू यहाँ पे हमारा 404 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 का पावर 2 गुने 101, सॉरी यहाँ पे है 101। हम लोग एचसीएफ का रूल क्या जानते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है उसका सबसे छोटा पावर। तो यहाँ पे 2 ही है दोनों में कॉमन, इसका सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या होगा 2 का पावर 2। तो इसलिए एचसीएफ हमारा कितना है बाबू 96,404 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू हमारा 2 का पावर 2 मतलब 4। तो इसका पहला निकल के आ गया एचसीएफ। अब इसके हेल्प से एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो लिखो, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बाबू देखिए, इसलिए आप क्या कीजिए, दो संख्या क्या है आपका यहाँ पे 96 इंटू 404 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना आया हमारा यहाँ पे 4 आ गया, इंटू यहाँ पे लिख दीजिए एलसीएम। ये 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये 96 इंटू 404 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इज इक्वल टू एलसीएम। तो इसको देखिए ये कट हो रहा है बाबू, ठीक है, 4 एका 4 इसको कट करते हैं। तो 4 एका 4 0, 4 एका 4। तो आप देखिए, इसलिए या लिख दीजिए अतः
एलसीएम 96 404 इज इक्वल टू 96 को 101 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 96। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा हमारा। ठीक है बाबू, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देखिए, उसको समझ में जरूर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बाबू देखो, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो ये कोई किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब यहाँ पर देखिए कि अगर हम 2 का पावर 2 लिखते हैं तो इसको क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2, मतलब ये 4 आ गया। अगर हम 5 का पावर 2 लिखे तो 5 पंचे 25 आ गया। तो इसी तरह कह रहा है कि अगर 6 का पावर n है, ठीक, n कोई प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक आता है हमारा। तो क्या इस पे यहाँ पे कोई ऐसा पावर हम लोग रखेंगे जो इसका अंक दीजिए, 25 का जो है अंक किस पे समाप्त हुआ, 5 पे समाप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 6 का पावर n पे कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या हो तो उसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे एक शर्त है कि अगर किसी भी संख्या का अंक अगर 0 पर समाप्त होता है तो वो संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। 10 से विभाजित होने का मतलब वो 10 से उसमें डिवाइड हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो संख्या 2 और 5 से डिवाइड होगा हमारा। क्योंकि 10 का हमारा गुणनखंड क्या होता है 10 इंटू 2 इंटू 5। तो किसी भी संख्या का अंक 0 पर समाप्त तभी होगा वह संख्या अगर 10 से विभाज्य होगा, या हम कह सकते हैं वह संख्या 2 और 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का पावर n है, 6 पे अगर मान लीजिए 6 का पावर 2 रखते हैं तो 6 आगे 36 आता है। 6 का पावर 3 रखिए तो ये 216 आएगा। मतलब इसका कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 देखिए, 6 जो है हमारा 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या ये हमारा 6 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6 हमारा 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे 6 का पावर n, कोई भी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे n के जहाँ डाल दीजिए, उसका अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि ये 2 और 5 से डिवाइड नहीं है, 2 से तो डिवाइड है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं है। तो इसे याद रखना है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का अंक नहीं, जैसे कि किसी का भी पावर अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 कोई भी रखते हैं तो उस संख्या का अंक 0 पर समाप्त तभी होगा वह संख्या 10 से विभाज्य होगा या 2 और 5 से विभाज्य होगा। तो चलिए, जितने चीज हम यहाँ पे आपको बोलकर समझाएं तो आंसर में बस छोटा सा लिख देना है, जो पहले से हम यहाँ पे लिख दिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखे कि यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा, या दूसरे शब्दों में वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगा। जिसमें हमने समझाया उसी को यहाँ पे लिख दिया। और देखिए जैसे यहाँ पे 6 का पावर n का गुणनखंड अगर हम लोग कर रहे हैं तो आ रहा है 2 इंटू 3। तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि अगर a इंटू बी का पावर यहाँ पे n है तो इसको अगर तोड़ कर लिखेगा तो ये हो जाएगा a का पावर n इंटू बी का पावर n। तो यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, उसके जहाँ पे क्या है 3 है। तो भाई यहाँ पे लिखे हम 6 का पावर n के गुणनखंड में 2 है और 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखना है, उसी संख्या का अंक 0 पर समाप्त होगा जो संख्या 10 से विभाज्य होगा, 10 से कटेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह संख्या 2 और 5 से विभाज्य होगा। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये संख्या भाज्य है, तो ये संख्या भाज्य क्यों है, हमको क्यों बताना है। तो चलिए देखते हैं क्यों है, बताते हैं थोड़ा। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। पहली संख्या, इसमें 2 संख्या, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो पहली संख्या बराबर क्या दिया हुआ है आपका, देखिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो आप चलिए यहाँ पे एक चीज देखिए, हमको बताइए आप कि इस देखिए प्लस है तो ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। ये 13 यहाँ भी है, 13 इसके साथ भी है, ये 13 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 7 इंटू 11, और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, हमारा ये 13 तो कॉमन आ गया, प्लस ये भी बाहर जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1। तो आप देखिए यहाँ पे 13 इंटू 11 सत्ते 77, एक क्या हो गया 78। तो आप देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 13 गुने 2 गुने और 3। कैसे देखिए 3 2 ना 6 और 13 छक्के क्या होता है 78, यही आ गया। अब देखिए ये संख्या भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसमें क्या होगा, इसका जो गुणनखंड होगा वो 2 से ज्यादा होगा।
क्या होगा 2 से ज्यादा, मतलब कि वो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और किसी और संख्या से भी कटेगा। तो देखिए ये संख्या का गुणनखंड देखिए 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना, तो यहाँ पे वही लिखेंगे क्योंकि इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा है इसलिए यह भाज्य संख्या है। चूंकि इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप यहाँ पे आ जाइए, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसका जो है हमारा गुणनखंड इसमें देखिए 2 से ज्यादा है ना, भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है, ठीक है ना, मतलब वो खुद से भी कटता है और 1 से भी कटता है और किसी और से भी कटा है। ये देखिए ये 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, किसी और से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या। इसी तरह हमारा दूसरी संख्या दी हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5। तो चलिए यहाँ पे वही करते हैं, जिस तरह से यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे इसके साथ 5 है तो 5 को बाहर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 नहीं आएगा, 5 कॉमन ले लिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पे बच गया +1। तो जब इसको देखिए इसको गुना कीजिएगा, जब इस सबको गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1008 +1, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1009। तो आप देखिए यहाँ पे बाबू ये भी संख्या क्या, इसका गुणनखंड देखिए 2 से ज्यादा है ना, इसका गुणनखंड 5 है, 109 है, साथ में देखेंगे तो इसका 1 भी है, इसका गुणनखंड अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका 1 भी है ना, तो वो मतलब कि ये खुद भी होगा, इसकी संख्या दोनों को गुना कीजिए, जितनी संख्या आएगा ना तो वो खुद हो गया ना। तो उसमें देखिए तो ये खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, किसी और संख्या से भी कट रहा है, तो बस इसका भी लिख लेंगे, चूंकि इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा है अतः यह एक भाज्य संख्या है। देखिए ये हो गया इसका आंसर। लेकिन बाबू यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे कि इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा है इसलिए अतः यह एक भाज्य संख्या है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इस संख्या का 2 से अधिक भाजक है। भाजक क्या होता है, जो उसको डिवाइड कर सके। तो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई संख्या आएगा ना, अब उसका भाजक क्या हो गया, वो 5 भी है, 109 भी है और 1 भी है, तो भाजक मतलब डिवीजर उसका क्या हो गया, 1 से ज्यादा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे लिखता है चूंकि इस संख्या का भाजक 2 से ज्यादा है अतः यह एक भाज्य संख्या, ठीक है। हमने लिखा इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इस संख्या का भाजक 2 से ज्यादा है अतः ये एक भाज्य संख्या, ठीक है। तो बाबू ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलो बाबू ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन। अरे ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का दादा लग रहा है, ये लग रहा है 2-3 क्वेश्चन से मिलकर एक क्वेश्चन बना था। चलो देखते हैं बोल क्या रहा है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन अकेला नहीं है, 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन लग रहा है, आप सोच रहे होंगे। तो चलो इसको पहले हम बना करके देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए बाबू एक मैदान है, उसमें एक वृत्ताकार पथ है। ये देखिए वृत्ताकार पथ मतलब वृत्ताकार समझे, सर्किल नुमा, ये वृत्ताकार पथ है। तो सोनिया और रवि दोनों क्या कर रहे हैं, इस मैदान का चक्कर लगा रहे हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट से उस दोनों ने ना चक्कर लगाना स्टार्ट किया। तो देखिए बाबू यहाँ से सोनिया और रवि, तो सोनिया के लिए एस और रवि के लिए हम लोग आर लेते हैं। तो सोनिया और रवि यहाँ से, तो सोनिया को जो है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है बाबू, ठीक है। और इसी रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। कितना मिनट, 12 मिनट। तब ये कह रहा है कि आखिर वो कितने समय के बाद दोनों इसी स्थान पर आकर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि एक को 18 मिनट, एक को 12 मिनट लग रहा है, मतलब ये आगे पीछे दौड़ रहा है। तो इसमें कोई ऐसा समय होगा जिस समय में ये दोनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पर आकर दोबारा मिलेंगे जहां से उसने दौड़ना स्टार्ट किया था। देखो बाबू मान लीजिए यहाँ पे एक का 12 मिनट, एक का 18 मिनट है। देखिए सोनिया को लगा
एक 18 मिनट, अब इसको लगा 12 मिनट, मतलब कि ये जो आगे मिलेगा तो सोनिया दूसरा चक्कर मारेगी तो इसका कितना मिनट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36 मिनट, और ये दूसरा चक्कर मारेगा तो इसका कितना हो जाएगा 24 मिनट। मतलब कि देखिए ये मिलेगा जो, तो ये मिनट क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका जो आंसर आएगा हमारा इस दोनों संख्या से बड़ा आएगा। तो इस दोनों संख्या से बड़ा आंसर आ रहा है तो बाबू यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम में ही हमारा दोनों संख्याओं से बड़ा आंसर आता है। ठीक है, अगर इस दोनों से छोटा आंसर आता तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते। तो बाबू इसका जो वो समय, जिस समय में ये दोनों इस पॉइंट पे आकर दोबारा मिलेंगे तो वो हम किससे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, कोई पूछेगा एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, तो देखिए जैसे जैसे चक्कर बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, 18 से 36 मिनट होगा इसका, फिर इसका 12 से 24 हो गया, फिर 18 से 54 मिनट होगा, 12 से 36 मिनट होगा बाबू। ठीक है ना, तो हमारा देखिए इसका ये बढ़ रहा है, तो मतलब इस दोनों का जो आंसर आएगा 12 और 18 से बड़ा आएगा, तो 12 और 18 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बाबू, समझे। तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, देखिए क्या लिखना है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट है, और देखो एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना है, 12 मिनट, जैसा हमने यहाँ पे आपको बताया था एक विडित बना करके। अब देखिए हमने जिस तरह से बोला कि अगर इसका समय हम क्या चीज से निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल कर निकालेंगे। देखिए जिस समय के बाद वह प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे वह समय एलसीएम 18-12 से प्राप्त होगी। किससे प्राप्त होगी, एलसीएम 18 और 12 से, मतलब कि 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे उससे प्राप्त होगी। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए आप। तो देखिए 2 नमा 18, 3 तिया 9, अब इसको करेंगे तो ये क्या है, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो आप चलिए लिखिए, तो चूंकि 18 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बाबू, 2 इंटू 3 का पावर 2, और 12 का क्या आ रहा है, 2 का पावर 2 इंटू 3। तो चलिए इसका हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं एलसीएम किसका निकालना है, हम लोग यहाँ पे लिखें 18 और 12 का। एलसीएम क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन हो उसका सबसे बड़ा पावर। तो देखिए दोनों में जो कॉमन है 2 है, 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है, 2, तो ले लेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3, भी दोनों में कॉमन है, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 का पावर 2, यहाँ पे 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व कीजिए, 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, तो 9 चौके 36। तो कितने मिनट के बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे आके, 36 मिनट के बाद। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम लोग, अतः जो बोल रहा है यहाँ से आंसर लिखिए, अतः पुनः प्रारंभिक स्थान पर सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर सोनिया और रवि कितने मिनट, 36 मिनट बाद मिलेंगे। देखिए ये निकल के हमारा आंसर आ गया। देखिए 36 कैसे हुआ, देखिए सोनिया जो है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18, दूसरा चक्कर लगाने में 36, तीसरा चक्कर लगाने में 54। अब देखिए इसी तरह रवि को एक चक्कर लगाने में 12, दूसरा चक्कर 24, तीसरा चक्कर हमारा क्या हो जाए, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ये देखिए ये हमारा कॉमन निकल के आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। तो देखिए ये दोनों क्या हुआ, कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में, 36 है। तो 36 मिनट के बाद वो उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से वो चलना स्टार्ट किया था। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्वेश्चन कितना बड़ा था और बना कितना छोटा सा। इसी तरह बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखने के बाद कहते कि कितना बड़ा है, छोड़ो छोड़ो ये नहीं बनेगा। अरे मेरे बच्चों, लड़ाई करने से पहले मैदान छोड़कर भाग जाओगे क्या। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, समझना है, ट्राई करना है, फिर आगे बढ़ना है। पहले मैदान में उतरो, मैदान में देखो कि मैदान में कोई है या मैदान खाली है। इसी तरह लड़ाई से पहले मैदान छोड़कर नहीं भागना है। उसी तरह जो भी क्वेश्चन हो, बड़ा हो या कुछ हो, उसको पढ़ो, समझो, बनाओ, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ना है। देखे नहीं यहाँ पे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो आज का हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.3। तो चलो बच्चों, आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।